हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस रोज़ सुबह 11 बजे होती है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये करंट अफेयर की क्लासेस बाईलिंगुअल्स में होती है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे सीए के क्लासेस यहाँ पे आपके कवर होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे प्रीवियसली जितने भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स हुए उसमें यहाँ पे मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टैली भी हुए हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकें और करंट अफेयर्स को जिनको टफ लगता है वो मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। उनको बहुत अच्छे तरीके से सारे करंट अफेयर्स क्लियर होते हुए चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकें। करंट अफेयर की क्लास शुरुआत करने से पहले आइए मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है आपके सामने ये रहा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। जैसा जब भी आपको जीवन में, अपने जीवन में जब भी लगे कि आपसे किसी के भी मतलब लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, है ना, जैसा लोगों की आपसे उम्मीद थी वैसा उस उम्मीद पे आप नहीं खरे उतर पा रहे हैं, तो कभी भी खफा जब लोगों के द्वारा जब खफा होने लग जाए, जब लोग आपसे खफा होने लग जाए, तो हमेशा समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप उसी रास्ते पर बढ़ते जाइए, मंजिल बहुत नज़दीक है, मंजिल पर पहुंच जाइएगा। और वही लोग जो आज आपसे खफा हैं वही लोग कल आपसे आपके साथ होंगे, ये बात का ध्यान रखते चलेगा। कभी हताश मत होइएगा, कभी आशा मत छोड़िएगा। जिस राह पर आप बढ़ रहे हैं सिर्फ बढ़ते हुए चलिए। फिर आने वाले टाइम पे जब आप मंजिल को अचीव कर लेंगे तो वही लोग आपसे फिर आपके साथ होंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 23/5/2022। सबसे पहला न्यूज़ आज का आपके सामने ये रहा। गामा वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर, ठीक है, द ग्रेट गामा के नाम से जाने जाते हैं। ये कौन है? ये द ग्रेट गामा के नाम से जाने जाते हैं। कौन है? तो ये बेसिकली इनका 144वां बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है मई 22 को। द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती के रूप में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। 144वां बर्थ एनिवर्सरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अमृतसर में जन्मे रेसलर गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, ये अमृतसर में जन्मे थे और इनका 144वां जयंती के रूप में यहाँ पे 22 मई को इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, जिन्हें रुस्तम हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? रुस्तम हिंद, याद रखिएगा। और इनका रिंग नेम जो है, जो रिंग में जब ये जाते थे तो उस समय इनको द ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ग्रेट गामा के नाम से जाना जाता है, ऐसे इनको रुस्तम हिंद के नाम से जाना जाता है और ऐसे में इनका एक्चुअल नाम जो है गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अमृतसर में इनकी जन्म हुई थी, जन्म स्थान है और 144वां जयंती यहाँ पे इनका सेलिब्रेट किया गया है 22 मई को। ठीक है, अनडिफिटेड इन अ कैरियर स्पैनिंग मोर देन 52 ईयर्स, यानी 52 साल से अधिक के करियर में अपराजित, यानी 52 साल से अधिक की उम्र में इन्होंने मतलब जितने भी लड़ाई लड़ी अभी तक वो अपराजित, मतलब उन्हें अब तक के सबसे महान पहलवानों में से एक माना जाता है, जिनको कोई भी पराजित नहीं कर सका, जिनको कोई भी हरा नहीं सका। तो उनको लेकर के यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। ही वॉज बोर्न ऑन 22 मई 1878, 1878 में उनकी जन्म हुई थी 22 मई को। जबोवल विलेज, कौन से गांव में? जबोवल गांव, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिला में? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखिए। कहाँ पे है? ये पंजाब प्रोविंस में उस टाइम पे हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा का था, ये ध्यान रखिएगा। उस समय ब्रिटिश के कंट्रोल में ये आपका प्रांत था। उसी के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में जबोवल गाँव में इनका जन्म हुआ था 1878 में और उन्हीं का जन्म जो है 22 मई के दिन हुआ था, इसलिए 22 मई इनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने यही। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्या है ये एक्चुअल में ये एक जगह है, ये एक ब्रिज है, रियल में एग्जिस्ट करता है, रियल में ये एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे ये ब्रिज एग्जिस्ट करता है? तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, आप देख सकते हैं वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज ओपन हो गया है। और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? चेक रिपब्लिक में। कहाँ पे? चेक रिपब्लिक में। चेक गणराज्य में खुला दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, आप देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज। तो जिसका नाम क्या है?
स्काई ब्रिज 721, स्काई ब्रिज 721 के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज चेक गणराज्य में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, पुल 2 पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है और एक घाटी से 95 मीटर यानी 312 फीट ऊपर लटकता है और केबल कार द्वारा पहुंचा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रिज जो है वो 2 माउंटेन रीजस को कनेक्ट करता है और इसकी जो हैंग्स है वो 95 मीटर की यानी 312 फीट ऊपर एक वैली में आपको ये देखने को मिलेगा। एक केबल कार के माध्यम से इसको एक्सेस किया गया है। ठीक है, पहुंचाया गया है। इट इज़ 721 मीटर लॉन्ग। कितना, देखिए इसका नाम यहाँ पे 721 ही क्यों रखा गया, स्काई ब्रिज 721, तो 721 इसका मीटर यानी इतना लंबा है, ये ध्यान रखिएगा। चेक रिपब्लिक एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कहाँ पे लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? लैंडलॉक्ड कंट्री वो होता है जो चारों तरफ से, जो देश चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। ठीक है, जो किसी भी उसके किसी भी हिस्सा उसका किसी भी समुद्र से ना टच करता हो तो उसको लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है, जो कि सेंट्रल यूरोप में, ये आपको मध्य यूरोप में ये आपका स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। चेक रिपब्लिक के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? मिलोस जेमन। मिलोस जेमेन है जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पीटर फियाला, ये ध्यान रखिएगा, पीटर फियाला। चेक रिपब्लिक सेंट्रल यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है स्काई ब्रिज 721 उसको आपका ओपन हो गया है, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 721 मीटर लॉन्ग ये आपका ब्रिज है, 312 फीट की ऊंचाई पर ये आपका चेक रिपब्लिक में। तीसरा नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना की तरफ से प्लान किया गया वर्ल्ड का पहला हैबिटल प्लैनेट सर्च थ्रू टेलीस्कोप, यानी चीन ने दूरबीन के माध्यम से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना यहाँ पे बनाई है। ठीक है, चीनी वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों का शिकार करने के लिए एक अंतरिक्ष जनित दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरिक्ष परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यानी सर्वे किया जाएगा पूरे स्काई का एक प्रोजेक्ट के रूप में, चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा स्पेस प्रोजेक्ट के रूप में वो अपने स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप से, ताकि एक तरह से अर्थ जैसा ही एक प्लैनेट यहाँ पे खोजा जा सके, हंट किया जा सके आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जैसा नेचर आपका अर्थ का है वैसे ही प्लैनेट्स की खोज यहाँ पे चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप से की जानी है, ताकि उस तरह के चीज़ों को, उस तरह के ग्रह को अपने सौरमंडल के बाहर ढूंढा जा सके जहाँ पे रहने योग्य चीज़ें उपस्थित हो। प्रोजेक्ट नेम्ड क्लोज बाई हैबिटल एक्सप्लोनेट सर्वे, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चेस, यानी क्लोज बाई हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। क्लोज बी हैबिटल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम की यह परियोजना यदि किया जाता है, इफ कैरिड आउट विल बी द फर्स्ट स्पेस मिशन स्पेशली डिजाइन टू सर्च फॉर हैबिटेबल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अराउंड नियर बाई सनलाइट स्टार्स। तो यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जिसे विशेष रूप से आसपास के सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी सांस्कृतिक विविधता की बात यहाँ पे कही जा रही है। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 21 मई को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मई को। तो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट 21 मई। ठीक है, तो वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज अ यूनाइटेड नेशन सैंक्शनड इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डायलॉग इश्यूज। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस विविधता और संवाद मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय अवकाश है। ठीक है, यह वर्तमान में 21 मई को मनाया जाता है। इट इज़ करेंटली सेलिब्रेटेड ऑन मई 21। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिटी डे, यानी विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दिस डे वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धा स्टैचू ऑफ बमियान इन अफगानिस्तान इन 2001। यह दिन 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया था। बुद्ध स्टैचू के डिस्ट्रक्शंस को लेकर के बामियान का, याद रखिएगा कहाँ पे? अफगानिस्तान में। चलिए मुझे बताइएगा, आज का होमवर्क है, अफगानिस्तान का करेंट में क्या नाम है? करेंट में नाम क्या है? अफगानिस्तान देश का करेंट में नाम क्या रखा गया ये आपको बताना है। और किस दिन को
अमेरिका ने अपनी पूरी सेना को अफगानिस्तान से हटा लिया था? ये भी मुझे बताइएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा मैंने। अफगानिस्तान का आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अफगानिस्तान आज के डेट में किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम, उसका नाम बदल करके कौन सा नाम रखा गया है? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो ये है कि अमेरिका ने अपनी पूरी सेना को अफगानिस्तान से किस दिन हटाया था? ये 2 क्वेश्चन आपके सामने बताना है, ठीक है। तो 2001 में बुद्धा स्टैचू के डिस्ट्रक्शन, जो बुद्धा स्टैचू ऑफ बमियान जो थे, बमियान के बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणाम स्वरूप इसको यहाँ पे बनाया गया था। इस दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, इस दिन को यहाँ पे याद किया जाता है, ये उस दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 21 मई, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट की बात कही जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा क्या है? ये क्या है? माउंट एवरेस्ट पर वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर स्थापित दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र वेदर स्टेशन यहाँ पर बनाया गया। टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8830 मीटर्स टू ऑटोमेटिकली मेजर वेरियस मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। कितना ऊंचाई पर? 8830 ऊंचाई पर। चलिए यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा, माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है वो आपको बताना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि स्वचालित मौसम स्टेशन शिखर बिंदु से कुछ मीटर नीचे इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? नेपाल का जो डिपार्टमेंट है हाइड्रोलॉजी का और मेट्रोलॉजी का, सेड, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो बेसिकली जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जिसको हम लोग इंस्टॉल किए हैं वो समिट पॉइंट से बिलो, कुछ मीटर बिलो हम लोगों ने इसको स्थापित किया है। ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है, ये बात यहाँ पे नेपाल के जो हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कही गई है, ठीक है, उनके द्वारा कही गई है, ये आपको बताना, ठीक है। क्लियर? चलिए, अच्छा मुझे बताइएगा कि अभी रिसेंट में माउंट एवरेस्ट पर किनके द्वारा क्लाइंब किया गया है, जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचने वाले अभी रिसेंट में कौन से पर्सन है जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। आप उनको उनका नाम बताना है, ठीक है, उनका नाम बताना है। अभी रिसेंट में कौन क्लाइंब किए थे माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आपको बताना, ठीक है। क्लियर? इंग्लैंड के रहने वाले, मैं आपको बता दूं उनका, वो इंग्लैंड के रहने वाले, एक हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, रिसेंट में ही मैंने आपको बताया। तो समिट पॉइंट के कुछ मीटर बिलो इसको इंस्टॉल किया गया है मौसम स्टेशन को, ये ध्यान रखिएगा। ये जो टीम है, ये जो नेतृत्व किया जा रहा है वो क्लाइमेट साइंटिस्ट बेकर पेरी के द्वारा, टीम का नेतृत्व जलवायु वैज्ञानिक बेकर पेरी कर रहे हैं, ये ध्यान रखते चलेगा, जिस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी से, ठीक है। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम, जो उस टीम के नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बेकर पेरी, उन्हीं के द्वारा इसको इंस्टॉल किया गया 8830 मीटर की ऊंचाई पर समिट पॉइंट के कुछ मीटर पहले इसको इंस्टॉल किया गया। देख सकते हैं समिट पॉइंट आपका यहाँ पे है और यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई की बात यहाँ पे कही जा रही है। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्लीट किया गया कुल 25 वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने पूरे किए 25 साल।
तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के माध्यम से की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इनका इस्टेब्लिश जो किया गया था ट्राई का, वो ट्राई एक्ट 1997 एक्ट के थ्रू इसको स्थापित किया गया था। इट कंप्लीटेड 25 ईयर्स, उन्होंने 2022 में 25 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है। पीएम मोदी ने इस योजना को मनाने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया है। पीएम मोदी रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प टू कमेमोरेट द इवेंट, ये इवेंट को यहाँ पे मनाने के लिए इन्होंने डाक टिकट भी जारी किया है, ये ध्यान में रख सकते हैं 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। इस इवेंट के दौरान ड्यूरिंग द इवेंट पीएम ऑल्सो लॉन्च्ड अ 5G टेस्ट बेड, a multi-institute collaborative project by the total of 8 institute led by IIT मद्रास। तो इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा एक बहुसंस्थान सहयोगी परियोजना 5G टेस्ट बेड का भी यहाँ पे इनके द्वारा शुभारंभ किया है, ठीक है। ट्राई चेयरमैन जो है वो डॉक्टर PD वाघेला है, ये ध्यान रखिएगा, TB वाघेला। तो ट्राई के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर PD वाघेला, ये ध्यान में रख सकते हैं। पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं 2022 में, और ये 1987 एक्ट के तहत ये टेलीकॉम इंडस्ट्री स्थापित की गई थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको स्थापित किया गया था, ठीक है, 1987 अधिनियम के तहत। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 25 साल पूरे कर लिए। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर PD वाघेला, याद रखिएगा, PD वाघेला। नेक्स्ट न्यूज़ आपका सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यूज़ जो रिलेटेड है, ठीक है, वो SC ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 25 स्पेशल कोर्ट्स फॉर चेक बाउंस केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों के लिए 25 विशेष अदालतों के गठन का आदेश किया है, ठीक है। चेक बाउंस मामले की बात यहाँ पे कही जा रही है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया संविधान के थ्रू 25 स्पेशल कोर्ट को विद अ रिटायर्ड जज इन 5 स्टेट, 5 राज्यों में जो रिटायर्ड जज हैं उनके साथ एक एक्सपेडिशन डिस्पोजल ऑफ चेक बाउंस केसेस को लेकर के, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ 25 विशेष अदालतों के गठन का निर्देश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई है। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत विशेष अदालत स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल बी सेट अप इन महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इन व्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आज के डेट में NV रमना है 48 नंबर के, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मुझे बताइएगा NV रमना जो है, NV रमना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट होमवर्क, कितना होमवर्क हो गया? 4 क्वेश्चन होता ना, ये आपका 5th नंबर। NV रमना जो है वो किस दिन शपथ लिए थे? शपथ बताइएगा, ठीक है। शपथ ग्रहण यानी NV रमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए किस दिन शपथ लिए थे, ठीक है। और मुझे बताइएगा 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इनके पहले कौन चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, इसका उनका नाम भी बताइएगा, ठीक है। तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दे दिया है मैंने आप लोगों को, तो होमवर्क किया कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जो लोग 2-3 लोग जो होमवर्क करते हैं, है ना। कल भी मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, और बहुत कम लोग एक्चुअली होमवर्क करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग होमवर्क करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं होमवर्क नहीं पढ़ता, होमवर्क मैं देखता हूँ, सभी लोग का पढ़ता भी हूँ। जैसे मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ कि अभी जो मैंने आप लोग को जो अभी होमवर्क दिया था, ठीक है, होमवर्क दिया था अभी कल वाले में, तो उसमें पूजा कुमारी के द्वारा आंसर किए गए हैं, फिर कृष्ण मोहन झा आंसर करते हैं। तो आप लोग भी आंसर करें, सिर्फ 2 ही लोग कल आंसर दिए थे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, फिर सही नहीं है। आप लोग आंसर करें, तो फिर क्वेश्चन देने का क्या फ़ायदा है? फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन कम से कम क्वेश्चंस को रिसर्च तो करें, सर्च तो करें कि हाँ थोड़ा सा R&D करें कि हाँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
जब तक आप सर्च खुद से नहीं करेंगे, हाँ मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपका क्वेश्चन सुनना था और सुन के इग्नोर करना है, अगर ऐसा चीज़ है तो फिर ये क्लास होने का फिर कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होना चाहिए वो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि इंटरेक्शन अगर आप लोग करते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता भी हूँ मैं सारे के आंसर्स। और कोटेशंस आप लोग लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं, मैंने कल ही बोला था आप लोगों को कि कल के वीडियो से ही आप लोग कोटेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आज से आप लोग इस वीडियो से सुबह 11 बजे जो करंट अफेयर की क्लास आती है, मोटिवेशनल कोट आप लोग सभी लोग कल से लिखेंगे, मतलब आज से लिखेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो में सभी लोग कोटेशंस लिखेंगे, रोज़ लिखेंगे जैसे पहले लिखा करते थे, और कोई भी कोटेशंस मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक कोटेशन मोटिवेशनल कोट आपको देखना है, और बाकी के द्वारा जो कोटेशन लिखा जा रहा है उसको भी पढ़ना है और अप्रिसिएट करना है। अप्रिसिएट आप कैसे करेंगे? लाइक्स करके, शेयर करके, ठीक है। वीडियो को अगर आप लोग देखिए, बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग ही शेयर करते हैं वीडियो को, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जितना एजुकेशन के सिस्टम को जितना भी आप लोग शेयर करेंगे, जो नॉलेज है उससे और नॉलेज आपका बढ़ेगा ही। तो नॉलेज को कभी भी दबा के मत रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आप लोग जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, आप लोग जिसको पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी आप लोग उसको गाइड कर सकते हैं। तो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सके, क्लासेस को सीख सके और कवर कर सके हर एक पोर्शन, जैसा कि आप लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बाकी लोग को भी ज्वाइन कराएं। बहुत कम लोग सब्सक्राइबर अभी तक तो इसको 500 प्लस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, पता नहीं क्यों। मतलब जो 2-3 लोगों के द्वारा एफर्ट्स पे लगाया जा रहा है। जब देखिए, हाथों में ताकत तब आती है जब आपके 5 उंगली एक साथ हो, ठीक है। एक उंगली बस आपका एक उंगली से थप्पड़ लगाइएगा तो चोट थोड़ी ना लगेगा, जब तक 5 उंगली एक साथ ना आ जाए। तो सभी को मिल करके थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट लगाइए सभी लोग मिल करके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में है, जो बेसिकली सिविल सर्विसेज को लेकर के फोकस करना चाह रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी रेगुलर बेसिस पे इतना सिंपल शब्दों में जो करंट अफेयर क्लासेस हो रही है वो उसको कवर कर सके, और वो आपके साथ साथ सारी चीज़ें भी उनका रिविज़न होता हुआ चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम न्यूज़ है ये। यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं। कौन कौन से कार्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन कौन से कार्ड है? ठीक है, ये कार्ड आप लोगों ने देखा। देखिए, 18 प्लस के उम्र के जितने भी लोग हैं, जब 18 प्लस हो जाता है तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स को आप लोग कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होगा? सभी लोग जैसे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, आधार कार्ड बना लेते हैं। पैन कार्ड नहीं बना है, पैन कार्ड बना लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पासपोर्ट नहीं बना है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस तरह के बहुत से डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपके अगर नहीं बने तो 18 प्लस होते हुए ही आप सभी लोग इस सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि कनेक्ट करता है किसको? बैंक से। बैंक से क्या लेना देना है? बैंक से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये दोनों चीज़ लिंक करना बहुत ज़रूरी। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप अकाउंट्स, आपका बैंक में अकाउंट्स होगा तो बैंक में जब आप अपने अकाउंट्स ओपन कराने गए होंगे तो आपसे आधार कार्ड मांगा गया होगा। पैन कार्ड भले ही नहीं मांगा गया हो, लेकिन आधार कार्ड, आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड जो अभी बेसिकली कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, या फिर आपके कोई मार्कशीट्स वगैरह आपसे मांगे गए होंगे, 10th के मार्कशीट्स वगैरह। बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगा जाता है? ताकि आपके इन्फॉर्मेशंस आपके अकाउंट से लिंक किया जा सके, ताकि जब भी आपके अकाउंट्स के बारे में जानना हो तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें आपका आ सके, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है? प्रूफ के लिए बेसिकली ये मांगा जाता है कि जिस नाम से जो अकाउंट ओपन हो रहा है, क्या उसी नाम का डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। जो नाम आपका आधार कार्ड में होगा उसी नाम के आपके डॉक्यूमेंट्स, उसी नाम से आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है 20 लाख के ऊपर का। ध्यान से समझिएगा, 20 लाख के ऊपर का। अगर आप कोई भी कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो पैन और आधार अब मैंडेटरी है। पहले अभी भी क्या है, 50,000 के ऊपर का जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ओरिजिनल पैन कार्ड वहाँ पे शो करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो कैश डिपॉजिट हो या कैश विड्रॉल हो। आप 20 लाख के ऊपर आप यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको जमा या निकासी के समय में पैन और आधार जो है वहाँ पे आपको दिखाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये 20 लाख से अधिक का लेन देन, नकद जमा या निकासी की बात यहाँ पे कही जा रही है।
तो सरकार ने 26 मई से इसको लागू कर दिया है। पैन या आधार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है यदि किसी वित्तीय वर्ष में नकद जमा या निकासी 20 लाख से अधिक है। एक दिन में किए गए 50,000 से अधिक के बैंक जमा पर पैन का उल्लेख करना भी आवश्यकता है कि मैंने आपको बताना। देयर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर कोटिंग पैन ऑन बैंक डिपॉजिट ओवर 50,000। अगर 50,000 से ऊपर का अगर कोई राशि आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको पैन की आवश्यकता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू पुट अ चेक ऑन अनअकाउंटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द कैश रूट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नगद मार्ग के माध्यम से बेहिसाब वित्तीय लेन देन पर रोक लगाना। बेहिसाब जो वित्तीय लेन देन हो रहा है उससे रोक लगाना, उस पर रोक लगाने को लेकर के ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है पैन के साथ साथ आधार कार्ड भी। ठीक है, आइए, तो ये था आपका पूरा आपका न्यूज़ एनालिसिस। आइए हम लोग बात करते हैं अब कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs का। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया? पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छे से पीटर एल्बर्स के बारे में। देखिए, एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है PSC जर्नी 4 के नाम पर। ठीक है, PSC जर्नी 4। ठीक है, तो इसको जा करके सभी लोग क्या करना है, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हुए चलिए। कमेंट सेक्शन में लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी करते हुए चलिएगा। ठीक है, और इस चैनल के लिंक को भी शेयर करें ज़्यादा। तो पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? A इंडिगो, B विस्तारा, C एयर इंडिया, D स्पाइसजेट। विच वन इज द राइट आंसर? पीटर एल्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A इंडिगो। ऑप्शन नंबर A इंडिगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरे नंबर, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है। Who has been appointed as a new chief minister of त्रिपुरा? वो आपको बताना है। A मानिक शाह, B जैष्णु देवी, C नरेंद्र चंद्र देब्रमा, D रतन लाल नाथ। विच वन इज द राइट आंसर? अगर आपको देखिए, और ऑल मई क्लास PDF अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसका 249 प्राइस है। जितने भी मई में क्लास होंगे 50+ आपको PDF यहाँ पे आपको मिलेंगे। 50+ PDF 249 रुपीज़ में ओनली। और ये PDF डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सारे नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस PDF को अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप पे भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A मनिक शाह। ऑप्शन नंबर A मनिक शाह इज द राइट आंसर। और PDF में इसका डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चंस का रहेगा। एलिजाबेथ बोन को किस देश की 30 वर्षों में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? Elizabeth Bone has been appointed as the first female PM in 30 years of which nation? वो आपको बताना है। डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, इटली। डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, इटली। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C फ्रांस। ऑप्शन नंबर C फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, भारत ने किस खाद्यान्न पर, इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन? वो आपको बताना है, यानी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो आपको बताना है। A राइस, B व्हीट, C कॉर्न, D बार्ली। विच वन इज द राइट आंसर? चावल, गेहूँ, मकई, जौ, किसके ऊपर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया भारत में? वो आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B व्हीट। व्हीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर B व्हीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन की बोली को फास्ट ट्रैक करने के कदम को रोक दिया है? यानी विच कंट्री ब्लॉक द मूव टू फास्ट ट्रैक फिनलैंड एंड स्वीडन स्पीड्स टू ज्वाइन नाटो? A इटली, B इजराइल, C तुर्की, D जर्मनी। विच वन इज द राइट आंसर?
विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, आज क्वेश्चंस बस इतना ही है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें, जितने भी फ्रेंड सर्कल के ग्रुप है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जूनियर्स भी जो हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ जो अपना सिविल सर्विस में पूरा फोकस करना चाहते हैं, तो उनको भी ये लिंक शेयर करें ताकि वो अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर सके। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। अगर प्रीवियस कुछ क्लासेस अगर आपके मिस किए होंगे तो यहाँ पॉपअप आपका आ रहा होगा पूरे मई मंथ का करंट अफेयर्स का, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो सारे क्लासेस आप एक साथ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और उसको उससे अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, और ये चैनल लिंक है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।